नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रीशियन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि ये प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न होंगे। ये आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में हम एक्स्ट्रा फैक्ट सहित बात करेंगे, जो कि जैसा कि आपका बिहार में आई हुई विद्युत विभाग में भर्ती और पंजाब में भी भर्ती आ चुकी है, जो कि यूपी मेट्रो की वैकेंसी आ चुकी है। इन सारी भर्तियों के लिए ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। दोस्तों, हम इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर बात करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि यदि आवेश प्रवाह की दर समय के साथ बदलती है तो किसी भी समय पर धारा किसके द्वारा निर्धारित होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आई बराबर डी क्यू अपान डी टी, यानी आई बराबर क्यू अपान टी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए, व्याख्या सहित हम बात करेंगे यहाँ पर। जैसे कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या तो आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आपका आई बराबर डी क्यू अपान डी टी होता है। इसका जो मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड, या आप एम्पियर भी कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें आपको बताना कौन सा सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि माइक्रो एम्पियर मतलब छोटा है किससे? मिली एम्पियर से। ये आपका बिल्कुल सही है, जबकि ये आपको सही नहीं दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। 5 कूलाम आवेश 5 सेकंड की अवधि तक संवाहक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? चलिए, इसमें धारा का मान निकालना है तो आई बराबर क्यू अपान टी होता है। फार्मूला क्यू अपान टी होता है। यहाँ पर मान रखें, क्यू का मान कितना है 50, टी का मान यानी समय आपका 5, भाग दे देंगे आपका 10 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक यूनिट लंबाई के एक चालक में 2 सेकंड के लिए 2 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तो इससे प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी? फिर वही धारा निकालना है, जो कि इसमें आई बराबर क्यू अपान टी होता है। क्यू का मान कितना है? 2 है। टी का मान 2 है, भाग दे देंगे 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न, 60 माइक्रो एम्पियर की धारा मिली एम्पियर में कितनी होगी? सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर ए 0.06 मिली एम्पियर, ये इसका सही उत्तर होगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण आज हमने प्रश्नों को लिया है। दोस्तों, हम सभी टॉपिक के प्रश्नों पर बात करेंगे। चलिए, जैसा कि बिजली के तारों की धात्विक पदार्थ अथवा उपकरणों के दुर्व्यवहार से निर्मित आग डेड डैश की आग होती है। सही उत्तर, जो कि ये क्लास डी की आग होती है, इसका सही उत्तर होगा। क्लास ए के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, जैसे लकड़ी, कंडा, कागज आदि से लगने वाली आग क्लास ए के अंतर्गत आती है, जो कि इसे जल की बौछार से भी बुझा सकते हैं। क्लास बी के अंतर्गत आने वाली आग जो होती है डीजल, पेट्रोल आदि से लगने वाली आग होती है। और क्लास सी के अंतर्गत जो गैस मतलब जो आग आती है वो गैस से लगी आग आती है, जो कि आप देख समझ सकते हैं। और धात्विक तारों में जो आग लगी होती है वो क्लास डी के अंतर्गत आती है। चल, यहाँ पर हम पूरी बात फिर से कर लेते हैं। बिजली के तारों धात्विक पदार्थ अथवा उपकरणों के दुर्व्यवहार से निर्मित आग डी की श्रेणी होती है। श्रेणी ए के अंतर्गत लकड़ी, कपड़ा, जूट तथा सीरीज बी के अंतर्गत जो होती है तेल, डीजल, पेट्रोल, और जो सी के अंतर्गत होती है सिलेंडर आदि से भरी एलपीजी गैस से लगे आग को बुझाया जाता है। और एक ए के अंतर्गत जो अग्निशामक शीतल जल की से, जो कि मैंने आपको अभी बताया, और बी में झाग वाले यंत्र
और कार्बन डाइऑक्साइड यंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। सी के अंतर्गत आप अग्निशामक शुष्क चूड़ वाले यंत्र का उपयुक्त रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। और जो क्लास डी यानी धातु यानी विद्युत से लगी हुई आग होती है उसको आप हेलोन टाइप होता है जो कि उससे बुझा सकते हैं, जो कि बिजली से लगने वाली आग होती है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, निम्न में से कौन सा कपास कवर लचीली केबल के लिए विद्युत रोधन प्रदान करता है? सही उत्तर VIR यानी वल्कनाइज इंडिया रबर, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। VIR कॉटन कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल हेतु रोधन का कार्य करता है, यानी इंसुलेशन का कार्य करता है। PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड एक अच्छा अचालक पदार्थ है जो वल्कनाइज्ड रबर की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होता है। आजकल रबर के स्थान पर अधिक PVC का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि संयोजक बैंड की तुलना में चालक बैंड की ऊर्जा डैश है। सही उत्तर ज़्यादा होती है, इसका सही उत्तर होगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। संयोजक बैंड की तुलना में चालन बैंड की ऊर्जा ज़्यादा होती है। चालक में ऊर्जा गैप शून्य होता है एवं उसमें चालन हेतु इलेक्ट्रॉन सरलता से उपलब्ध होते हैं। कुचालक में ऊर्जा गैप अधिक होती है जिसके कारण संयोजन बैंड से इलेक्ट्रॉन सरलता से चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं। ये आपकी पूरी व्याख्या थी। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाकर एक बाह्य अर्धचालक बनाया जाता है? सही उत्तर इंडियम, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो कि छत का पंखा ए की बाहरी बॉडी घूम रही है और छत का पंखा बी का सेंट्रल रोटर घूम रहा है, तो इसे पता चलता है कि क्या पता चलता है, आपको बताना है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ए एक प्रत्यावर्ती यानी AC करंट पंखा है, यानी प्रत्यावर्ती धारा का पंखा है, जबकि बी जो है DC करंट वाला पंखा है, यानी DC वाला पंखा है। ये आप जरूर याद रखें। चलिए जैसा कि यहाँ पर फिर से बात कर लेते हैं, छत का पंखा जिसकी बाहरी बॉडी घूम रही है तो प्रत्यावर्ती धारा वाला पंखा होगा, तथा छत का पंखा जो बी का सेंट्रल यानी रोटर घूम रहा है तो वह अदिष्ट यानी DC करंट वाला पंखा कहलाता है। अगला प्रश्न। अमेरिका में डोमेस्टिक बिजली की परिचालन आवृत्ति डैश है। सही उत्तर 60 हर्ट्ज होती है, इसका उत्तर है। चलिए भारत में जो होती है आपकी 50 हर्ट्ज होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में होती है? सही उत्तर RMS वोल्टेज यानी रूट मीन्स स्क्वायर वोल्टेज होती है। चलिए जैसा कि भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज के रूप में RMS वोल्टेज होता है, जो कि RMS बराबर VM/√2 होता है। यहाँ पर VM भी निकाल सकते हैं, जो कि इस प्रकार से आप जिस तरह की ज़रूरत है उस प्रकार आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न। भारत में 230 वोल्ट के घरेलू AC मुख्य आपूर्ति वोल्टेज की मानक आवृत्ति डैश है। सभी को पता होगा, सिंपल सा है, जो कि कितनी एग्जामों में पूछा गया है, 50 हर्ट्ज होगी, सही उत्तर है। चलिए इस पर तो हम बात कर चुके हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमारा अगला प्रश्न है, 240 वोल्ट AC घरेलू वोल्टेज को डैश कहा जाता है। सही उत्तर जो कि निम्न तनाव वोल्टेज यानी लो टेंशन कहा जाता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि 240 AC घरेलू वोल्टेज को लो टेंशन कहा जाता है। लो टेंशन के अंतर्गत यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे कि 70 से लेकर 600 वोल्ट AC करंट होती है। मीडियम वोल्टेज में आपका जो है 0.6 किलो वोल्ट से लेकर 33 किलो वोल्ट तक AC जो होती है, और हाई वोल्टेज 33 किलो वोल्ट से लेकर 120 किलो वोल्ट तक होता है। एक्स्ट्रा यानी EST जो होता है 220 किलो वोल्ट से लेकर 765 किलो वोल्ट तक होता है। अल्ट्रा हाई वोल्टेज यहाँ पर देख सकते हैं आप 800 किलो वोल्ट से ऊपर होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि एक इस्त्री यानी इलेक्ट्रिक इस्त्री यानी आयरन में थर्मोस्टेट काम करता है। सही उत्तर जैसा कि स्विचिंग ऑन आपके द्वारा ऊष्मा को कम करता है, ये इसका यानी ऑप्शन नंबर A
सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि फिर से एक बार, एक विद्युत प्रेस में थर्मोस्टेट का कार्य ऊष्मा के द्वारा स्विचिंग को ऑन ऑफ यानी चालू बंद करने, नियंत्रण करने हेतु होता है। जैसे कि निर्धारित ऊष्मा से अधिक ऊष्मा हो जाने पर परिपथ को थर्मोस्टेट ऑफ कर देता है तथा ऊष्मा कम होने पर परिपथ ऑन कर देता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ईएलसीबी परिपथ में सदैव डैश डैश संयोजित की जानी चाहिए। एक ईएलसीबी परिपथ में आपको क्या संयोजित करनी चाहिए, यहाँ पर आपको बताना है देखकर। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको पूरे ऑप्शन दिखा दूँ, देख सकते हैं आप। जैसे कि इसका सही उत्तर है आपूर्ति से भार ऊर्जा मीटर की ओर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, जो कि हमारी पूरी व्याख्या दी गई है। ईएलसीबी परिपथ में सदैव सप्लाई से भार की ओर संयोजित किया जाता है। ईएलसीबी का पूरा नाम होता है जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, स्विचों को डैश डैश एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सही उत्तर कंट्रोलिंग एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। स्विचों को कंट्रोलिंग एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्विच विद्युत परिपथ को ऑन या ऑफ करता है तथा यह हस्तचालित होता है। चलिए जैसा कि अगला पॉइंट आपका दिया गया है, 0 से 50 वोल्ट वाले विद्युत परिपथ को ऑन या ऑफ करने के लिए कुंजियों का प्रयोग यानी बटन का प्रयोग करते हैं। और आगे की बात करते हैं, जैसे कि 50 से 250 वाले विद्युत परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्य स्विचों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि टम्बलर स्विच, सरफेस स्विच, कंट्रोल स्विच, सिंगल पोल स्विच आदि का प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न, लेंज का नियम डैश डैश के संरक्षण के नियम का परिमाण है। लेंज का नियम जो है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम है, यानी एनर्जी का नियम है। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निश्चित करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर राइट हैंड ग्रिप नियम का प्रयोग करते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निश्चित करने के लिए राइट हैंड ग्रिप नियम का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग हम एक तार के चारों ओर वर्तमान और क्षेत्र के बीच संबंध का पता लगाने के लिए किया जाता है और दाहिने मुट्ठी के साथ कर्ल की उंगलियों द्वारा क्षेत्र दिखाती है। अगला प्रश्न, डैश डैश ज्ञात करने के लिए एम्पियर का नियम उपयोग किया जाता है। सही उत्तर धारावाही तार पर बल रेखाओं के घूर्णन की दिशा को ज्ञात करने के लिए एम्पियर नियम का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि एम्पियर नियम किसी बंद लूप समाकलित चुंबकीय क्षेत्र एवं उस लूप से प्रवाहित हो रही धारा के बीच निम्न गणितीय संबंध होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबक की कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जब उत्क्रमित होती है तब क्या होता है? सही उत्तर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। ये इसका उत्तर होगा। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, विद्युत चुंबक की कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जब उत्क्रमित होती है तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। जब धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विद्युत चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न, जैसा कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, एक इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर एडी के बीच में समान दूरी पर दो बिंदुओं बी एंड सी पर फोल्ड किया गया है और ट्रिपल वायर बनाई गई है। यदि ए से डी तक डीसी करंट प्रवाहित किया जाता है तो मैग्नेटिक फोर्स की रेखाएं की दिशा क्या होगी? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। यहाँ पर आप जान लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसे आप देख लेना। चलिए, जो कि अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि लेड एसिड बैटरी यानी सीसा अम्ल बैटरी की लाइफ हो सकती है। सही उत्तर आपको बताना है कितनी हो सकती है। आपका 2 से 5 वर्ष होती है। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि सीसा अम्ल यानी लेड एसिड बैटरी की लाइफ 2 से 5 वर्ष तक होती है। इसको लगभग 1250 बार चार्ज यानी आवेशित तथा विसर्जित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, संचायक बैटरी की क्षमता निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। संचायक बैटरी की क्षमता आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें व्यक्त किया जाता है। इसे
यहाँ पर जैसे कि हम आपको बता देते हैं इसकी बैटरी कितनी एम्पियर घंटा की विद्युत दे सकती है, ये इसका सही उत्तर है कि बैटरी कितने एम्पियर घंटा की विद्युत दे सकती है, राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि संचायक बैटरी की दक्षता की व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है, जैसे कि वाट घंटा दक्षता और दूसरा जो है एम्पियर घंटा दक्षता होता है। सेल में प्रवाहित होने वाली धारा का मान एम्पियर तथा लिया गया समय घंटों में लिया जाता है। जैसा कि एम्पियर घंटा दक्षता जो होती है 85 से 95% तक होती है, और जबकि वाट घंटा दक्षता होती है 70 से 80% तक होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है जो कि 20 एम्पियर घंटे वाली सीसा संचायक बैटरी सप्लाई कर सकती है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपका जैसे कि 20 में एम्पियर आवर होता है आप रेटिंग जो होती है बैटरी की, तो यहाँ पर एम्पियर कितना है 1 एम्पियर और घंटा 20 घंटा दिएगी, यहाँ पर 20 ही आ जाएगा, जबकि यहाँ पर 20 से 20 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 400 आ जाएगा। यही आपका यानी ऑप्शन नंबर ए आपका गलत दिया गया है। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं 20 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा, ये भी आपका सही है बिल्कुल। और 200 का यहाँ पर गुणा करेंगे 0.1 से, तो ये भी आपका 20 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। चलिए, जो कि यहाँ पर आप इस प्रकार देख सकते हैं दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, इसमें बताना रियोस्टेट का प्रतीक क्या है। इस रियोस्टेट इसमें कौन सा है, सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर ए ये रियोस्टेट है। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, यह प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक को इंगित करता है। सही उत्तर प्रीसेट प्रतिरोधक, जो कि पहले से सेट रहता है। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, आकृति में किस प्रकार का प्रतिरोध दिखाया गया है। सही उत्तर जो कि प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक दिखाया गया है, यानी LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न, दिया गया प्रतीक क्या दर्शाता है। ये प्रतीक जो दिया गया है आपको बताना है ये क्या है, ये आपका विभव मापी है। चलिए, अगला प्रश्न, दिया हुआ चित्र क्या दर्शा रहा है, ये आपको बताना है ये कौन सा चित्र बना हुआ है। जैसे कि इसका सही उत्तर होगा OCB ऑयल सर्किट ब्रेकर, इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि AC परिपथ का इनपुट जिसका शक्ति गुणांक 0.8 है और जो कि लैगिंग है, 40 किलो वोल्ट एम्पियर है, परिपथ द्वारा आहरित शक्ति डैश है। चलिए, इसे सॉल्व करते हैं, जो कि आपका फार्मूला होता है पावर फैक्टर का, जो कि VI cos फाई होता है। इस फार्मूले पर मान रखेंगे, जो कि जैसे कि यहाँ पर एक्टिव पावर बराबर VI cos थीटा होता है। यहाँ पर V का मान यहाँ पर आपका कितना दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ये पूरा 40 किलो वोल्ट एम्पियर दिया गया, इससे गुणा कर देंगे तो आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा, यानी VI का मान दिया गया है, यानी अपरेंट पावर का मान। चलिए, यहाँ पर आप हल करेंगे तो 32 किलोवाट इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, केंद्रीय नेटवर्क नियंत्रक के लिए कौन सी संस्थिति प्रयुक्त की जाती है। सही उत्तर तारा यानी स्टार सही उत्तर है। चलिए, सेंट्रल नेटवर्क कंट्रोलर के लिए स्टार टोपोलॉजी प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न, 200 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए आवर्तकाल डैश होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं T बराबर आपका होता है 1 फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मान कितना दिया गया है 200, तो 200 का 1 में भाग दे देंगे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 0.005 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, कौन सा परिपथ घटक परिपथ धारा के बदलाव का विरोध करेगा। सही उत्तर जो कि सिर्फ प्रेरकता इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बताते हैं इंडक्टेंस का सर्किट में धारा के परिवर्तन बदलाव का विरोध करता है, जो कि V बराबर LdI/dt होता है। जैसे कि कैपेसिटेंस सर्किट में वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है, ये इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, भूमिगत केबल डालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे सरल और सबसे सस्ती है? सही उत्तर डायरेक्ट लेइंग, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि भूमिगत केबल डालने के लिए डायरेक्ट लेइंग सबसे सरल और सबसे सस्ती है। यह जन सुरक्षा की दृष्टि से सुलभ है, किंतु ओवरहेड लाइन की तुलना में महंगी होती है। भूमिगत केबल को 66 किलोवोल्ट तक अधिकतम निर्मित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, भूमिगत केबल डालने के लिए प्रयुक्त ड्रा इन लेइंग सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सी लेइंग संरचना नहीं है? सही उत्तर एल्यूमीनियम की नालिका। चलिए अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भूमिगत केबल डालने के लिए प्रयुक्त ड्रा इन लेइंग सिस्टम के लिए एल्यूमीनियम की नालिका संरचना नहीं है, जबकि चमकते हुए शीर्षों की नालिका, पत्थर पर कच्चे लोहे की नालिका, वाहक नल प्रमुख है। भूमिगत केबल या भूमिगत केबल सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित होती है, किंतु इनकी लागत अधिक होती है। अगला प्रश्न दिया गया, अति संकुल क्षेत्रों के लिए केबल बिछाने की कौन सी पद्धति उपयुक्त है? सही उत्तर वाहिनी पाइप। अति संकुल क्षेत्रों के लिए केबल बिछाने की वाहिनी पाइप पद्धति सबसे उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न, भूमिगत केबल बिछाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? सही उत्तर जस्तीकृत इस्पात के तार यानी जीआई वायर सही उत्तर है। भूमिगत केबल बिछाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ जस्तीकृत इस्पात के तार को प्रयुक्त किया जाता है। यह जस्तीकृत इस्पात प्रतिरोध में कमी तथा मजबूती के साथ कम संरक्षित यानी जंग लागू करने का गुण रखता है। साथ ही एल्यूमीनियम तांबे का प्रयोग वायरिंग में किया जा सकता है। अगला प्रश्न, केबल बिछाने के दौरान न्यूनतम बंकन त्रिज्या डैश होनी चाहिए। सही उत्तर जो कि 12 डी होनी चाहिए, यानी 12 व्यास का होना चाहिए, सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भूमिगत केबल बिछाने की उस विधि का नाम बताइए जो उन क्षेत्रों पसंद की जाती है जहाँ जमीन खोदे बिना मरम्मत की जा सकती है। सही उत्तर है इसका जो कि ऑप्शन नंबर डी डक्ट में बिछाना राइट आंसर है। जैसे कि अति संकुल क्षेत्रों में जहां जमीन को खोदे बिना मरम्मत की आवश्यकता होती है, वहां डक्ट पाइप यानी वाहिनी पाइप विधि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एक फुल वेव रेक्टिफायर यानी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की दक्षता लगभग डैश होती है। सही उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर सी 81.2% होती है। हाफ वेव के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि दिया गया 40.6 होता है। चलिए यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पूर्ण के लिए यानी फुल वेव रेक्टिफायर के लिए दक्षता 81.2% होती है। इसका पीक इन्वर्स वोल्टेज जो होता है 2m होता है। इसकी आवृत्ति जो होती है 2f होती है। सेंटर टैप का पीक इन्वर्स वोल्टेज 2Vm होता है। रिपल फैक्टर इसका जो होता है 0.48 होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर का इसकी दक्षता जो कि हमने अभी बात की है 40.6 होता है। इसका पीक इन्वर्स वोल्टेज V होता है। आवृत्ति इसकी होती है जो कि FI। रिपल फैक्टर इसका होता है हाफ वेव का जो कि 1.21 होता है। अगला प्रश्न, सेतु यानी ब्रिज दृष्टिकारी में कितने डायोड की आवश्यकता होती है? सही उत्तर 4 डायोड इसमें होने ही चाहिए। जैसा कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में 2 डायोड यानी सेंटर टैप दृष्टिकारी में 2 डायोड तथा अर्ध तरंग दृष्टिकारी में 1 डायोड की आवश्यकता होती है। ब्रिज में आपका 4 डायोड की आवश्यकता होती है। जैसा कि फिल्टर उपयोग किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए। सही उत्तर आपका है फिल्टर जो है आपका कंपन वाले डीसी सिग्नल को स्थिर अवस्था वाले डीसी सिग्नल में बदलने के लिए। चलिए पूरी जानकारी देख लेते हैं फिर से एक बार। जैसा कि फिल्टर परिपथ वह युक्ति है जो किसी रेक्टिफायर के आउटपुट से प्राप्त पल्सेटिंग या कंपन करने वाले डीसी को एक स्थिर डीसी में परिवर्तित करता है। जैसा कि डीसी में रिपल उसमें उपस्थित एसी मात्रा के कारण होता है।
यह अर्ध तरंग दृष्टिकारी में अधिक तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में कम होता है। अगला प्रश्न, लेपित कैथोड का उपयोग किसमें किया जाता है? सही उत्तर निम्न पावर ट्यूब में करते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लेपित कैथोड का प्रयोग निम्न पावर ट्यूब में किया जाता है और लेपित कैथोड की सहायता से अवरक्त किरणें दृश्य किरणों में बदली जाती हैं। साधारणतः प्रकाशित ट्यूब में फास्फोरस की कोटिंग करते हैं। अगला प्रश्न, पृथक उत्तेजना के लिए किस प्रकार के उत्तेजना उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है? सही उत्तर सोलर का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि डीसी जनरेटर, स्टोरेज बैटरी, रेक्टिफाइड डीसी का प्रयोग हम करते हैं और सोलर का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए 0.5 ओम आर्मेचर प्रतिरोध और 180 वोल्ट पश्च विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ विद्युत वाहक बल के 200 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर द्वारा कर्षित धारा कितनी होगी? यहाँ पर फार्मूला आपका होता है, जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि इसमें विद्युत वाहक बल भी दिया गया है। इस फार्मूले पर पहले मान रखेंगे, जो कि मान रखने के बाद यहाँ पर यानी आर्मेचर धारा निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले पर मान रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपका जो 40 एम्पियर सही उत्तर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए उम्मीद है दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आ रहा है। अगर तनिक भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, जो कि सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए एक डीसी सीरीज मोटर 220 वोल्ट और 40 एम्पियर कर्षित करती है और 800 आरपीएम पर चलती है। यदि आर्मेचर और फील्ड प्रतिरोध क्रमशः 0.2 ओम और 0.1 ओम है तथा लौह यानी आयरन और घर्षण हानियाँ 0.5 किलोवाट हो तो मोटर का आउटपुट क्या होगा? चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि हम डिस्क्रिप्शन के माध्यम से सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर फार्मूला आपका होता है वी आई, यहाँ पर आर्मेचर धारा का वर्ग इंटू रजिस्टेंस जो कि सीरीज में है, इससे इसको घटा देंगे, फिर इसे 500 वाट घटा देंगे, पूरा मान रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर वोल्टेज का मान दिया गया है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं वोल्टेज आपका दिया गया है जो कि 220 वोल्ट है। यहाँ पर आपका रजिस्टेंस दिया गया है जो कि दोनों रजिस्टेंस है, और यहाँ पर आपकी गति दी गई है, यहाँ पर यानी आपका वाट दिया गया है। पूरा मान यहाँ पर पुट कर देंगे, जो कि इस प्रकार कर देंगे। यहाँ पर इसे कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका 7.8 किलोवाट इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, जो कि इस प्रकार हल किया गया है, आपको समझ में आ ही गया होगा। अगला प्रश्न, यदि सीरीज वाइंडिंग को परिवर्ती प्रतिरोधों द्वारा शंट किया जाता है तो डीसी सीरीज मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही उत्तर मोटर की गति बढ़ जाएगी, सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यदि सीरीज वाइंडिंग को परिवर्ती प्रतिरोधों द्वारा शंट किया जाता है तो डीसी सीरीज मोटर की गति बढ़ जाती है, क्योंकि इस मोटर के अभिलक्षण में गति फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और यदि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो उस ब्रांच में प्रवाहित धारा का मान भी कम हो जाएगा, जिससे फ्लक्स का मान भी घट जाएगा, और इस घटे फ्लक्स के कारण भी गति बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, एक नियंत्रण प्रणाली में थायरिस्टर पर कम वोल्टेज ड्रॉप के कारण डैश डैश है। सही उत्तर दक्षता उच्च होती है, इसका उत्तर होगा। चलिए देख लेते हैं, जो कि एक नियंत्रण प्रणाली में थायरिस्टर पर कम वोल्टेज ड्रॉप के कारण दक्षता उच्च होती है। चलिए जैसा कि थायरिस्टर एक उच्च विद्युत धारा वोल्टता तथा शक्ति क्षमता की अर्धचालक युक्ति है। यह 4 या इससे अधिक अर्धचालक खंडों से निर्मित 3 या उससे अधिक पीएन संधियों वाली युक्ति होती है। थायरिस्टर प्रकार की युक्तियां निम्नलिखित प्रकार की हैं, जैसे कि एससीआर यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, ट्रायक होता है, डायक होता है, लेज़र होता है, शॉटकी डायोड भी होता है। अगला प्रश्न, जैसा कि एक चैनल जो कि एन टाइप अर्धचालक की एक संकीर्ण पट्टी होती है, उसे बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर FET यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का प्रयोग हम करते हैं।
चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। एक चैनल जो कि एन टाइप अर्धचालक की एक संकीर्ण पट्टी बनाने के लिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है जिसका चालन केवल मेजॉरिटी कैरियर्स द्वारा होता है, अतः यह यूनिपोलर डिवाइस होती है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी एफईटी का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी द्विदिशिक युक्ति है? सही उत्तर आपका है जो कि ट्रायक आपकी द्विदिशिक युक्ति होती है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं जो कि दी गई है आपकी, काफ़ी शानदार व्याख्या है। ट्रायक एक 3 टर्मिनल युक्ति द्विदिशात्मक युक्ति अर्धचालक युक्ति होती है जिसे शक्ति नियंत्रण के लिए उपयोग में लाया जाता है। ट्रायक का अभिप्राय यानी ट्राई धन एसी यानी ट्रायड फॉर अल्टरनेटिंग करंट से होता है। प्रत्यावर्ती धारा का नियंत्रण करने वाली तीनों सिरों की युक्ति से एसीआर को प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए नियंत्रण जैसे अनुप्रयोग हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता। इस कार्य हेतु ट्रायक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर यानी कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? चलिए पहले तो यहाँ पर हम सही देख लेते हैं। जैसे कि सही जो दिया गया, प्राकृतिक शीतलन मौजूद होता है, बिल्कुल सही है। कम हानियाँ होती हैं, इसमें बिल्कुल सही है। यांत्रिक सामर्थ्य अधिक होता है, ये भी सही है। जबकि आपका अनुरक्षण आसान है, ये आपका आसान नहीं है, यही आपका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, एक छोटे आकार का ट्रांसफार्मर जिसकी ऊर्जा शक्ति यानी पावर यानी शक्ति कम होती है और 250 वोल्ट तक काम कर सकता है, उसे डेड डैश कहते हैं। सही उत्तर जो कि 3 फेज स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर कहते हैं, राइट आंसर है। एक छोटे आकार का ट्रांसफार्मर जिसकी ऊर्जा शक्ति कम होती है और 250 वोल्ट तक काम कर सकता है, उसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसका उपयोग सामान्यतः छोटे उपकरण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के द्वितीयक का कुंडलिन यानी वाइंडिंग करते समय निम्न में से किस पर विचार किया जाता है? सही उत्तर फेरा अनुपात पर विचार करते हैं, इसका उत्तर है। चलिए जैसे कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर द्वितीयक को वाइंडिंग करते समय उसे फेरा अनुपात पर विचार किया जाता है। अगला प्रश्न, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की तुलना में 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए जहां किलोवोल्ट केवीए रेटिंग समान होती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको इसमें बताना कौन सा सत्य नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यह सस्ता होता है, ये तो आपका सही है। चलिए सत्य नहीं है आपका यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर बी यह अधिक जगह लेता है, यही आपका उत्तर होगा, जो कि आपका सत्य नहीं है। चलिए समान केवीए रेटिंग के लिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की तुलना में 3 फेज ट्रांसफार्मर अधिक जगह लेता है, यही आपका। चलिए अगला प्रश्न, पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि है? सही उत्तर एयर ब्लास्ट कूलिंग सही उत्तर है। जैसे कि पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए एयर ब्लास्ट कूलिंग के तहत इसको ठंडा किया जाता है और इसकी क्षमता जो है 2000 किलो वोल्ट एम्पियर से लेकर 20,000 किलो वोल्ट एम्पियर तक होती है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में संयोजित तथा सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में जुड़ी होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि एयर ब्लास्ट कूलिंग किस आयल क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर जो कि 500 किलो वोल्ट एम्पियर इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि प्लास्टर के नीचे दबे हुए परिरक्षित तार स्थापन को क्या कहा जाता है? सही उत्तर झिर्रीदार परिरक्षित तार स्थापन यानी वायरिंग इसका सही उत्तर है। चलिए प्लास्टर के नीचे दबे हुए परिरक्षित तार यानी कंड्यूट वायरिंग को झिर्रीदार परिरक्षित तार स्थापन कहते हैं। अगला प्रश्न, अंदर दाबने की विधियां तभी संभव हैं जब परिरक्षी की खड़ी लंबाई डेड डैश है। सही उत्तर छोटी और सीधी इसका उत्तर होगा। अंदर दाबने की विधियां तभी संभव हैं जब परिरक्षी कंड्यूट की खड़ी लंबाई छोटी और सीधी हो। कंड्यूट एक ट्यूब होती है जो कि वायरिंग में भवन या स्ट्रक्चर को सुरक्षा प्रदान करती है। कंड्यूट धातु, फाइबर, प्लास्टिक इत्यादि की बनी होती है। चलिए
जैसे कि स्विच और एसेसरीज बॉक्सों में भूमि संपर्कित करने के लिए ज़रूरत नहीं है यदि वे डेड डैश से बने हैं। सही उत्तर पीवीसी से बने हैं तो उसे अर्थिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि स्विच और एसेसरीज बॉक्सों में अर्थिंग करने की ज़रूरत नहीं है जो कि पीवीसी से बॉक्स बने होते हैं, क्योंकि पीवीसी बॉक्स के बाहर फ्लक्स नहीं जा सकता है। पीवीसी का पूरा नाम जो कि हमने आपको बता दिया है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। उपकरण को बाह्य स्ट्रे चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय प्रदान करने के लिए उपकरण को ढलवा लोहे यानी कास्ट आयरन से बने खोल से ढक दिया जाता है, जिसे शील्डिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, 2 पिन सॉकेट और पिन का तब उपयोग किया जा सकता है जब एसेसरीज। सही उत्तर दोहरी इंसुलेटेड है। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पिन सॉकेट और पिन का तब उपयोग किया जाता है जब एसेसरीज दोहरी इंसुलेटेड है, जो कि इस प्रकार दी गई। ये आपके सॉकेट दो पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट, 2 पिन सॉकेट होती हैं। सॉकेट सचल तथा घरेलू उपयोग वैद्युतिक उपकरणों विद्युत सप्लाई प्रदान करने वाली युक्ति होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। किसी 3 फेज 50 हर्ट्ज प्रेरण में 8 पोल और यह 20% सर्पण पर प्रचालित होती है। रोटर धारा की आवृत्ति क्या होगी? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि 10 हर्ट्ज इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर सिंपल सा है, रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप इनटू फ्रीक्वेंसी मान रखेंगे, निकल कर आ जाएगा। इसे गुणा भाग कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 10 हर्ट्ज सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर फ्रीक्वेंसी निम्नलिखित में से किसके बराबर है? सही उत्तर स्टेटर फ्रीक्वेंसी इंटू स्लिप इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं। रोटर फ्रीक्वेंसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर चालकों में प्रेरित विद्युत वाहक बल रोटर वोल्टेज कहलाता है। इस वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी रोटर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर अंशीय स्लिप गुणे फ्रीक्वेंसी होता है, जो कि एफ आर बराबर एस इंटू एफ यानी स्लिप गुणे फ्रीक्वेंसी होती है। अगला प्रश्न, इंडक्शन मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति रोटर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया गया है, इसका सही उत्तर होगा स्लिप इंटू आवृत्ति होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण किसी इंडक्शन मोटर में आंशिक स्लिप दर्शाता है? सही उत्तर NS माइनस NR अपान NS होता है। अगर प्रतिशत निकालना है तो इसे गुणे 100 कर देंगे तो आपका प्रतिशत स्लिप निकल कर आ जाएगी। अगला प्रश्न, किसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर करंट आवृत्ति डेड डैश पर निर्भर करती है? सही उत्तर स्लिप की मात्रा पर निर्भर करती है। सही उत्तर होगा, जो कि हमने आगे बात की है, पूरी जानकारी वही दी गई है। आप अगले प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। जैसे कि ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग कम्यूटेटर पिच का मान होता है। सही उत्तर जैसे कि ट्रिप्लेक्स है तो 3 होगा यानी ऑप्शन नंबर सी। डुप्लेक्स होता तो 2 होता, सिंप्लेक्स होता है तो 1 होता है, ये आप जरूर याद रखें। क्वाड्रप्लेक्स होता है तो 4 होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि यदि एक कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर बार पर एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इस वाइंडिंग को कहते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, वेव वाइंडिंग कहते हैं, इसका उत्तर है। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं। यदि एक कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर बार पर एक पोल पिच की दूरी पर जोड़ा जाए तो इस वाइंडिंग को वेव वाइंडिंग कहते हैं। वेव वाइंडिंग समांतर पथों की संख्या 2 रखी जाती है। वेव वाइंडिंग में जो है समांतर पथों की संख्या 2 होती है, हमेशा 2 होती है अगर लेग्स नहीं जुड़ा है तो। अगर यहाँ पर लैप वाइंडिंग की बात करें तो समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या लैप वाइंडिंग में बराबर होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। सही उत्तर कॉइल कनेक्शन कहते हैं। कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को कॉइल कनेक्शन कहते हैं। अगला प्रश्न, लेविल कंपाउंड डीसी जनरेटर का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। सही उत्तर प्रकाश के लिए यानी लाइट के लिए करते हैं। अगला प्रश्न, यदि एक ट्रांजिस्टर के इनपुट एवं आउटपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो संचालन का क्षेत्र डेड डैश होता है। सही उत्तर सैचुरेशन उत्तर होगा। चलिए व्याख्या आपकी दी गई है। यदि एक ट्रांजिस्टर को इनपुट
तथा आउटपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है तो संचालन क्षेत्र सेचुरेशन होगा, तथा यदि दोनों रिवर्स बायस में है तो संचालन क्षेत्र कट ऑफ क्षेत्र होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि एक ट्रांजिस्टर खुले स्विच की तरह काम करता है जब सयुत्तर उत्सर्जक यानी एमिटर जंक्शन और संग्राही संधि यानी कलेक्टर जंक्शन दोनों पश्च अभिनत यानी रिवर्स बायस में हो। इसका उत्तर होगा। चलिए फिर से एक बार आपको बताते हैं। एक ट्रांजिस्टर खुले स्विच की तरह जब कार्य करता है तब उत्सर्जक यानी एमिटर जंक्शन और संग्राही संधि यानी कलेक्टर जंक्शन दोनों पश्च अभिनत यानी रिवर्स बायस में होते हैं। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर यानी बीजेटी एक परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है कब? सही उत्तर हो जाएगा जब उत्सर्जक संधि अग्र अभिनत और संग्राही संधि विपरीत अभिनत होता है। अगला प्रश्न जानने से पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। ट्रांजिस्टर एक परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है जब उत्सर्जक संधि अग्र अभिनत तथा सुग्राही संधि विपरीत अभिनत होता है। ज्ञात रहे ट्रांजिस्टर को ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम सभी टॉपिक से प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर करें ताकि लोग इससे जुड़े और इस चैनल का भी थोड़ा ग्रोथ हो। और हम जैसे कि इसमें ज़्यादा व्यूज आते हैं तो उसी तरह हम अगले दिन वीडियो बनाकर आपके लिए जल्दी पेश करते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर वीडियो पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न, स्विच एंड रेगुलेटर में सीरीज स्विच हमेशा डेड डैश में प्रचालित होता है। सही उत्तर कट ऑफ या संतृप्ति क्षेत्र इसका उत्तर है। चलिए, ट्रांजिस्टर कट ऑफ क्षेत्र में स्विच ऑफ की भांति कार्य करता है तथा संतृप्त क्षेत्र में स्विच ऑन की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न, एक स्वाबायसित परिपथ तापक्रम और प्रोसेस पैरामीटर में बदलाव के विरुद्ध परिपथ के डेड डैश को स्थिरता प्रदान करता है। सही उत्तर संग्राहक धारा। चलिए, एक स्वाबायसित परिपथ तापक्रम और प्रोसेस पैरामीटर के बदलाव के विरुद्ध परिपथ के संग्राहक धारा को स्थिरता प्रदान करता है। अगला प्रश्न, डीसी मोटर का शुरुआती प्रतिरोध आमतौर पर डेड डैश होता है। सही उत्तर बहुत कम होता है। डीसी मोटर का शुरुआती प्रतिरोध आमतौर पर बहुत कम होता है, इसलिए स्टार्टिंग की अवस्था में मोटर में उच्च धारा प्रवाहित होती है। इसी उच्च धारा को नियंत्रित करने के लिए ही स्टार्टर का प्रयोग हम करते हैं। डीसी मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है। अगला प्रश्न, जब फ्लक्स बढ़ाया जाता है तब डीसी शंट मोटर की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर घटती है। चलिए, फार्मूला तो आप सभी लोग जानते होंगे, विद्युत वाहक बल बराबर 5 Znp/60A होता है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर फ्लक्स बढ़ाएंगे तो गति आपकी घट जाएगी, यानी फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती गति होती है। जब फ्लक्स का मान बढ़ाया जाता है तो मोटर की गति बहुत कम घटती है। और इसका प्रयोग जो है लेथ मशीन, सीलिंग मशीन तथा ऐसे स्थानों में किया जाता है जहां स्थिर गति की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल, फेज और आर्मेचर के बीच वायु अंतराल कम से कम क्यों रखा जाता है? सही उत्तर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए कम रखा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि पोल फेज अर्थात स्टेटर और आर्मेचर के बीच यदि वायु अंतराल अधिक होगा तो पोल फेज की उत्पन्न आर्मेचर तक कम पहुँच पाएगा, जिससे कि चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाता है। अर्थात वायु अंतराल अधिक होने पर रिलक्टेंस का मान बढ़ जाता है। रिलक्टेंस का मान कम करने के लिए वायु अंतराल को कम रखा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, जब पावर फैक्टर मीटर आपूर्ति के साथ जुड़ा नहीं होता है तब पावर फैक्टर मीटर का पॉइंटर हमेशा दर्शाता है। क्या दर्शाता है? 0। जैसे कि जब पावर फैक्टर मीटर आपूर्ति के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो तब पावर फैक्टर मीटर हमेशा 0 दर्शाता है। यह भी ज्ञात रहे कि पावर फैक्टर मीटर डायनेमोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न,
घूमने वाले फील्ड प्रकार के गतिशील आयरन पावर फैक्टर मीटर में गतिशील बेस को उच्च प्रतिरोधकता वाली धातु से तैयार किया जाता है ताकि सयुतर प्रेरित धाराओं को कम किया जा सके। चलिए अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। घूमने वाले क्षेत्र प्रकार के गतिशील आयरन पावर फैक्टर मीटर में गतिशील बेस को उच्च प्रतिरोधकता वाली धातु से तैयार किया जाता है ताकि प्रेरित धाराएं कम हो सकें। अगला प्रश्न, मेगर टेस्टिंग 500 वोल्ट स्थापन वोल्टेज रेटिंग डैश होनी चाहिए। सही उत्तर 1000 वोल्टेज होनी चाहिए। मेगर टेस्टिंग यदि 500 वोल्ट स्थापन है तो लो वोल्टेज रेटिंग जो है के लिए प्रयोग में होगा, अतः विकल्प में 1000 वोल्ट आपका जो है सही है। अगला है, इंसुलेशन प्रतिरोध डैश मापा जाता है। किससे मापते हैं? सही उत्तर जो कि मेगा ओम में मापते हैं। चलिए, इंसुलेशन प्रतिरोध एक तरह का प्रतिरोध होता है जो कि ओम में जैसे कि तारों और केबल बिजली उपकरणों का उच्च मान होने के कारण इसे मेगा ओम में मापा जाता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा एक उपकरण जिसका प्रयोग इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है? वो तो मेगर होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसका मेगर सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, मेगर ओम मीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा इसके द्वारा उच्च अवरोधी प्रतिरोध यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस का परीक्षण किया जाता है। मेगर का उपयोग घरेलू वायरिंग मशीनों आदि अवरोधी प्रतिरोध बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, एक पाश्चात्य तुल्यकालित्र एक क्या है आपको बताना है, जैसे कि शक्ति मापी उपकरण यानी डायनमोमीटर इंस्ट्रूमेंट है। चलिए देख लेते हैं। एक पश्चात तुल्यकालिक एक शक्ति मापी उपकरण है जो शक्ति उपकरण से शक्ति को मापते हैं। शक्ति मापी का प्रयोग सीमित तथा असीमित प्रदोष को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, एक अर्ध पैमाने का पाठ्यांक के दौरान उत्पन्न त्रुटि होती है, आपको बताना है इसमें कौन सी त्रुटि होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर पूर्ण पैमाना त्रुटि से अधिक। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं, जो कि एक अर्ध पैमाने के पाठ्यांक के दौरान उत्पन्न त्रुटि पूर्ण पैमाना त्रुटि से अधिक होती है। सूचक यंत्रों में वह अंकित युक्ति जिस पर सूचक मापन राशि के परिमाण अर्थात मात्रक को सूचित करता है पैमाना कहलाता है। इसे कागज या प्लास्टिक शीट से बनाया जाता है तथा मापित मान तथा वास्तविक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं, जो कि यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, वलय संतुलन मीटर से निम्न में से किसका मापन नहीं किया जा सकता? सही उत्तर द्रव बहाव दर का मापन नहीं कर सकते हैं, जबकि बहाव का कर सकते हैं। अवकलित दाब का मापन कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, वलय संतुलित मीटर से द्रव बहाव दर का मापन नहीं किया जा सकता तथा वलय संतुलन मीटर से बहाव अवकलित दाब तथा दाब का मापन किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न, आमीटर में शंट प्रतिरोध समानता मीटर प्रतिरोधक डैश होता है। सही उत्तर कम होता है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि एक उत्पादक केंद्र जो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए बड़े स्तर पर जल की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? सही उत्तर जल विद्युत ऊर्जा केंद्र के रूप में जाना जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र में आपाती यानी स्टैंड बाय हानि शून्य होती है? सही उत्तर जल विद्युत संयंत्र। चलिए जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, जल विद्युत संयंत्र की आपाती स्टैंड बाय हानि शून्य होती है और इस प्रकार के संयंत्र सामान्यतः पहाड़ी इलाकों में प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जमीन सस्ती दर में उपलब्ध हो जाती है तथा वहाँ पर बांध बनाने की आवश्यकता भी कम होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ठोस ईंधन नहीं है? इसमें बताना है इसमें कौन ठोस ईंधन नहीं है। जैसे कि कोयला आपका ठोस ईंधन है, पीट भी लकड़ी भी ठोस ईंधन है, जबकि आपका कोल तार ठोस ईंधन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, एक जनरेटिंग स्टेशन जो कोयले के दहन से तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे किस रूप में जाना जाता है?
सही उत्तर भाप शक्ति संयंत्र के रूप में जानते हैं। जो कि भाप शक्ति संयंत्र वह शक्ति संयंत्र है जो कोयले के दहन यानी स्टीम ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। भाप स्टीम जनित दक्षता, इसकी जो दक्षता होती है 25 से 30% तक होती है। विद्युत उत्पादन के लिए कौन सा ईंधन भारत में प्रचुरता में उपलब्ध है? सही उत्तर कोयला। विद्युत उत्पादन के लिए भारत में प्रचुरता के रूप में कोयला पाया जाता है। भारत में प्रमुख रूप से बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, जो भारत के तापीय संयंत्रों हेतु प्रमुख रूप से उपयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न, मितोपयोजक यानी इकोनोमाइजर का प्रयोग डैश डैश दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। सही उत्तर जो कि बॉयलर का प्रयोग करते हैं। इकोनोमाइजर का प्रयोग तापीय संयंत्र बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका प्रमुख कार्य फीड पंप द्वारा बॉयलर में आने वाले पानी के तापमान का बढ़ाना, यह बढ़ा तापमान प्रयुक्त ऊष्मा ऊर्जा को बढ़ा देता है। अगला प्रश्न, इंडक्शन मोटर में टार्क निम्नलिखित किसके समानुपाती होता है? सही उत्तर जो कि स्लिप के समानुपाती होता है। इंडक्शन मोटर में टार्क स्लिप के समानुपाती होता है, परंतु यह केवल निम्न स्लिप क्षेत्र में ही होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि शून्य स्लिप के तदनुरूप एक इंडक्शन मोटर द्वारा टार्क निम्नलिखित के बराबर होता है। सही उत्तर जो कि शून्य के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न, इंडक्शन मोटर में अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो आरंभिक बलाघूर्ण यानी स्टार्टिंग टॉर्क डैश डैश है। सही उत्तर बढ़ता है। जो कि देख सकते हैं यहाँ पर, इंडक्शन मोटर में अगर रोटर प्रतिरोध बढ़ता है तो आरंभिक बलाघूर्ण बढ़ता है, जैसे कि रोटर के समानुपाती होता है। जो कि ये फार्मूला आप जरूर याद रखें। चलिए अगला प्रश्न, 10 HP की शक्ति वाली एक इंडक्शन मोटर के लिए इंडक्शन मोटर प्रारंभिक स्टार्टर डैश डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी स्टार यानी स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। सही उत्तर है। चलिए पूरी जानकारी देखते हैं। यहाँ पर 10 HP की शक्ति वाली इंडक्शन मोटर के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। यह स्टार्टर मोटर को पहले स्टार संयोजन में प्रचलित करता है, जिसमें प्रत्येक वाइंडिंग को EL/√3 वोल्टेज प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रारंभ में मोटर को कम वोल्टेज पर प्रचालित किया जाता है, जिससे प्रारंभिक विद्युत धारा का मान भी कम हो जाता है। जब मोटर पूर्ण गति प्राप्त कर लेती है तो उसे स्टार संयोजन में हटाकर डेल्टा संयोजन में जोड़ दिया जाता है, जिससे मोटर को पूर्ण लाइन वोल्टेज प्राप्त होने लगती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, ठोस चालन की तुलना में लड़कदार चालक पर क्या लाभ है? सही उत्तर अधिक लोचशील होता है। चलिए देख लेते हैं। ठोस चालक की तुलना में लड़कदार चालक का प्रमुख लाभ अधिक लोचशील होता है। साथ ही लड़कदार चालक में ठोस चालक के मुकाबले कम कोरोना हानि होती है, क्योंकि लड़कदार चालकों से तुल्य त्रिज्या बढ़ जाती है, जो कि क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज का मान भी बढ़ा देती है। परिणाम स्वरूप कोरोना ह्रास कम हो जाता है। अगला प्रश्न, 50 किलोमीटर लंबी दूरी तार के प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा 50 ओम है, तो 25 किलोमीटर के लिए प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा क्या है? जैसा कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है, जैसे कि तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, यानी आपका 50 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। अगला प्रश्न, शॉर्ट परिपथ के दौरान कंडक्टर पर अधिकतम क्षति होगी। सही उत्तर स्टील पर अधिकतम क्षति होगी। शॉर्ट परिपथ के दौरान दिए गए कंडक्टरों में अधिकतम क्षति एल्युमिनियम की होगी, क्योंकि एल्युमिनियम प्रतिरोधकता तथा कटास क्षेत्रफल अधिक होगा और इसी कारण से अधिक प्रभाव में संलग्न विभवपात भी अधिकतम होगा। अगला प्रश्न, संचरण लाइनों में स्थिरांक है। सही उत्तर जैसे कि प्रतिरोध, प्रेरकत्व, धारिता, ये सभी हैं। चलिए, जैसे कि संचरण लाइनों में प्रतिरोध, प्रेरकत्व तथा धारिता स्थिरांक हैं। ज्ञात रहे कि संचरण लाइनों में प्रतिरोध, संधारित्र तथा प्रेरक तीनों ही निष्क्रिय युक्तियां हैं।
तथा इन सभी का सापेक्ष मान संचरण लाइन की लंबाई के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न, ट्रांसमिशन लाइन्स में खोखले चालक इस्तेमाल किए जाते हैं। सही उत्तर, कोरोना प्रभाव कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में खोखले चालक का इस्तेमाल कोरोना कम करने के लिए किया जाता है। ज्ञात रहे, व्यास जितना अधिक होगा क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव वोल्टेज उतना ही अधिक होगा, फलस्वरूप कोरोना हानि भी अधिक होती है। अगला प्रश्न, 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड होती है, कितनी होती है आपको बताना है। 3 फेज इंडक्शन मोटर तुल्यकालिक मोटर की स्पीड से थोड़ी कम होती है, यानी तुल्यकालिक स्पीड से कम होती है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। पूरी जानकारी देखते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड तुल्यकालिक स्पीड से हमेशा कम होती है, क्योंकि रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाए तो रोटर चालकों के बीच सापेक्ष गति शून्य हो जाएगी। परिणाम स्वरूप मोटर चालकों में प्रेरित ईएमएफ तथा धारा शून्य हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के बिना धारा के रोटर चालकों पर बल आघूर्ण का मान शून्य होगा। परिणाम स्वरूप रोटर रुकने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। सही उत्तर, जैसे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का आपका स्टार्टर जो है 3 पॉइंट स्टार्टर नहीं है। चलिए, जैसे कि सीधे ऑनलाइन स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है, स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर है, जबकि 3 पॉइंट स्टार्टर जो आपका डीसी का है, जबकि इंडक्शन मोटर का नहीं है। 3 पॉइंट स्टार्टर, इसमें शंट या कंपाउंड मोटर हम चला सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग डीसी मोटर का स्टार्टर होता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर पर सीधे ऑनलाइन स्टार्टर यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर केवल 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, मोटर के चलते समय उसमें त्वरित होने में देरी के कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। आपको बताना है इसमें से क्या नहीं है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, इसमें जैसे कि दोषपूर्ण संपर्क पॉइंट, यही आपका सही उत्तर है। चलिए, मोटर के चलते समय उसमें त्वरित होने में देरी का कारण अधिक लोड होना, कम मेन वोल्टेज का होना या दोषपूर्ण बेयरिंग भी हो सकता है, जबकि दोषपूर्ण संपर्क बिंदु होने पर मोटर नहीं चल सकती, ये आपका कारण नहीं है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, विकल्पों में उल्लिखित किस कमरे में सबसे अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है। सही उत्तर, अध्ययन कक्ष में सबसे ज़्यादा रोशनी की आवश्यकता होती है। इसमें लगभग 500 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर तथा क्योंकि अधिक बारीकी से कम काम करने के साथ स्पष्टता की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, विकल्पों में उल्लिखित किस स्थिति में सबसे अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है। सही उत्तर, इसमें जो दिया गया है, इसमें सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, फाइन मशीन कार्य में सबसे ज़्यादा रोशनी की आवश्यकता होती है तथा उसके बाद जो है प्रूफ रीडिंग में अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, साधारण पठन के लिए आवश्यक प्रदीप्ति स्तर करीब डैश है। सही उत्तर, जो कि 60 से 100 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर, स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। अधिक वोल्टेज औद्योगिक स्टेडियम आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कार्यालयों और अन्य विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किस प्रकार की प्रकाश अनुशंसा की जाती है। सही उत्तर, अर्ध प्रत्यक्ष की अनुशंसा की जाती है। जैसे कि यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था जो कि कहाँ उपयोग करते हैं, यहाँ पर दिया गया है, घरों औद्योगिक प्रतिष्ठानों में किया जाता है। अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था का उपयोग अधिक ऊंचाई वाले कक्षों में करते हैं और अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था सिनेमा हॉल, डांसिंग हॉल, होटल, सजावटी कार्यों में किया जाता है और अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था आंतरिक सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। और अगला है जो समान प्रकाश व्यवस्था मुख्य द्वार के खंभों पर
उद्यान में आदि में किया जाता है। ये आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि एक पथी लैप कुंडलित जनित्र यानी सिंप्लेक्स लैप वाउंड जनरेटर में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल कितना होगा। सिंपल सा फार्मूला जो कि 5ZNP/60A होता है। यानी यहाँ पर आपका कौन सा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यानी 5ZN/60A मतलब 60 वोल्ट होगा। यहाँ पर आपका देख सकते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया, जनित्र में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल यहाँ पर दिया गया है। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में जो कि समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या बराबर होती है लैप वाइंडिंग में, इसलिए यहाँ पर ए और पी आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पर आपका 5ZN/60A आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग 6 पोल डिश धारा यानी डीसी मशीन के में आर्मेचर माध्यम से समांतर पथों की संख्या कितनी है। सही उत्तर जो कि 4 होगी, इसका राइट आंसर है। डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग में 6 पोलों की 4 नहीं होगी दोस्तों, सॉरी। डुप्लेक्स वेव वाउंड में 6 पोल हैं तो डिश धारा डीसी मशीन में आर्मेचर के माध्यम से समांतर पथों की संख्या यहाँ पर डुप्लेक्स दिया है तो 6 में 2 का गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर 12 होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, स्टेटर में खांचों की संख्या और ध्रुवों की संख्या का अनुपात कहलाता है। सही उत्तर पोल पिच कहलाता है, यानी ध्रुव पिच सही उत्तर होगा। चलिए पोल पिच बराबर फार्मूला होता है स्टेटर में खांचों की संख्या या चालकों की संख्या बटे स्टेटर में ध्रुवों की संख्या, यानी Z/P होता है। डीसी मोटर में वाइंडिंग के माध्यम से कॉपर हानि डेड डैश के अनुपातिक होती है। सही उत्तर धारा के वर्ग के अनुपातिक होती है। अगला प्रश्न, फ्यूज को डेड डैश में संयोजित किया जाता है। सही उत्तर सजीव चालक के सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं फ्यूज को सजीव चालक सीरीज क्रम में संयोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले धातु का गलनांक कम होता है। अगला प्रश्न, फ्यूज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर आपको बताना फ्यूज के बारे में कौन सा कथन गलत है। जैसे कि हम पहले जान लेते हैं कौन सा सही है। जैसे कि फ्यूज परिवेश के तापमान में स्वतंत्र होता है, बिल्कुल सही है। केवल सिंगल पोल वर्जन उपलब्ध होता है, बिल्कुल सही है। यह संवाही पदार्थों में इलेक्ट्रिकल और थर्मल गुणधर्म पर काम करता है, सही है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी, यह शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है, ये भी आपका सही होना चाहिए, जो कि यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर लगता है कुछ इसमें फॉल्ट है। चलिए देख लेते हैं। फ्यूज तार ओवरलोड करंट से सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी रेटिंग करंट के रेटेड मान कुछ अंश अधिक रखा जाता है, जिससे कि परिपथ में धारा के मान में बढ़ोतरी पर फ्यूज एलिमेंट पिघल जाता है और सर्किट टूट जाता है, ताकि परिपथ नुकसान ना हो परिपथ में। चलिए इसे हम देखेंगे, इसे आप कमेंट जरूर करना क्या इसमें सही है। थोड़ा हमें पढ़ने में दिक्कत हो रही है क्या, पता नहीं, चलिए आप बताना। फ्यूज का मुख्य कार्य निम्न में से क्या है। सही उत्तर आपका है जो कि अतिरिक्त धारा की रोकथाम करना, इसका उत्तर होगा। चलिए फ्यूज का मुख्य कार्य अत्यधिक धारा प्रवाह को रोकना होता है। यह परिपथ की सुरक्षात्मक युक्ति है। इसमें टिन जो है 67% और शीशा जो है 33% मिलाकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्यूज के बारे में सत्य है। जैसा कि यहाँ पर यह डिडक्शन और इंटरपशन पर कार्य करता है और यह 0.002 सेकंड या उससे नीचे चलता है और इसे ऑपरेशन के बाद मैनुअल रूप में बदला जा सकता है। और यहाँ पर अगला पॉइंट है, यह ऑपरेशन संचालन सामग्री की हीटिंग लक्षण पर आधारित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ई, ये बिल्कुल सारे सब सही दिए गए हैं। ये सारे मान आप जरूर याद रखना। जैसे कि डीले फ्यूज किसकी सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। सही उत्तर मोटर्स और ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं 230 वोल्ट रेटेड लैंप 1000 लक्स की प्रदीप्ति देता है। लैंप का मीन स्फेरिकल कैंडल पावर कितना होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर MSCP बराबर ल्यूमेन प्रति 4 पाई होता है।
ये ल्यूमेन आपका 1000 दिया गया, 4 पाई से यहाँ पर भाग दे देंगे तो आपका यहाँ पर 79.62 आ जाएगा लगभग, इसे 80 आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है जो कि किसी इलेक्ट्रिक आयरन में इस्तेमाल की जाने वाली तापन विधि में निम्नलिखित में से कौन सही है। सही उत्तर जो कि इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग यानी अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन विधि का प्रयोग हम करते हैं। चलिए देख लेते हैं पूरी व्याख्या। इलेक्ट्रिक आयरन में अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन विधि प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के तापन में धारा प्रवाह प्रत्यक्ष चार्ज नहीं होता है, अपितु केवल उच्च प्रतिरोध के वैद्युत तापन अवयव में ही धारा प्रवाह होता है। उसी में ऊष्मा उत्पन्न होता है। यह ऊष्मा प्रायः संवहन तथा विकिरण द्वारा चार्ज तक पहुंचकर चार्ज को गर्म कर देती है। कभी कभी यह ताप संचालन क्रिया द्वारा भी चार्ज तक पहुंचता है। डोमेस्टिक हीटर एवं रेडिएटर, डोमेस्टिक एवं कॉमर्शियल प्रतिरोध ओवन, इंडस्ट्रियल फर्नेस, सोल्डरिंग आयरन प्रेस, इमर्सन हीटर आदि में इससे व्यवहारिक उदाहरण दिए गए हैं। ये सारे इसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, किसी हाइलोजन फ्लड लैंप का वाइजर डेड डैश से बना होता है। सही उत्तर कांच से बना होता है। चलिए इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। किसी हाइलोजन फ्लड लैंप का वाइजर कांच से बना होता है। हाइलोजन लैंप में निष्क्रिय गैस के साथ हाइलोजन समूह आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन की कोई उपयुक्त गैस की अल्प मात्रा में भी भरी जाती है। चलिए देख लेते हैं। इस लैंप की दक्षता जो है 25 से 35 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। ये लैंप प्रायः 230 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट एसी पर कार्य करते हैं और 300 वाट, 500 वाट और 1000 वाट क्षमता तक के ये बनाए जाते हैं। इस लैंप का उपयोग स्टेडियम, हवाई अड्डों, प्रदर्शनी, स्विमिंग पूल, गोदामों, वाहनों के हेडलाइट आदि में किए जाते हैं। अगला प्रश्न, आइसोलेटर है। आइसोलेटर क्या है आपको बताना है। जैसे कि एयर स्विच मैनुअल रूप से संचालित होता है आइसोलेटर। चलिए आइसोलेटर के बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। इसका सामान्यतः प्रयोग भार रहित अवस्था में किया जाता है और यह एक मानव प्रचालित एयर स्विचिंग होता है। इसका उपयोग आवेशित धारा में उपकरणों की सुरक्षा प्रदान करने में किया जाता है। अगला प्रश्न, भू रिसाव यानी अर्थ लीकेज परिपथ वियोजक सर्किट ब्रेकर को डेड डैश भी कहा जाता है। सही उत्तर अवशेष धारा परिपथ वियोजक यानी रेडिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि भूमि रिसाव अर्थ लीकेज परिपथ वियोजक यानी सर्किट ब्रेकर का अवशेष धारा परिपथ वियोजक यानी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। परिपथ वियोजक की रेटिंग मेगा वोल्ट एम्पियर तथा किलो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त की जाती है। ये वह युक्तियां हैं जो ओवरलोड एवं शॉर्ट सर्किट की अवस्था में परिपथ को वियोजित कर देती हैं। अगला प्रश्न, 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में किस प्रकार के भू रिसाव सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर चौहरे पोल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकर ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सही उत्तर अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का प्रयोग हम ग्राउंड फॉल्ट यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का प्रयोग हम करते हैं। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कहलाता है। अगला प्रश्न, डेड डैश एक ऐसा उपकरण है जो सामान्यतः एक फ्यूज के स्थान पर कम वोल्टेज वाले विद्युत संजाल यानी नेटवर्क में किया जाता है। सही उत्तर लघु परिपथ विच्छेदक यानी एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। चलिए लघु परिपथ विच्छेदक यानी सर्किट ब्रेकर एमसीबी एक ऐसा उपकरण है जो सामान्यतः एक फ्यूज के स्थान पर कम वोल्टेज वाले विद्युत संजाल नेटवर्क में किया जाता है। ये थे आज के हमारे प्रश्न जो कि हमने सभी प्रश्नों को काफ़ी अच्छी डिटेल से व्याख्या की है। ये आपका वीडियो काफ़ी अच्छा बना हुआ है और इसे आप देख सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें प्रश्न रखे गए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।